जय श्री राम। गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के का फलित कैसे निकाले वो उदाहरण सहित आपको बताएंगे। तो आइए सीधे विषय पे आते हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर ना जा करके। तो जन्म कुंडली बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थल। हमने एक कुंडली यहाँ ली है और इसी से हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली की शुरुआत फलित निकालने की कहाँ से करनी चाहिए। तो ये जन्म तारीख है 17/11/1993, समय है 2:15 AM और स्थल है जामनगर गुजरात। और ये जब भी एक चीज और यहाँ आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आप निकालेंगे तो वार जो है वो बुधवार आएगा, लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से 12 बजे के बाद वार जो है वो बदलता नहीं है, इसलिए सूर्योदय से सूर्योदय तक वार को माना जाता है। तो ये मंगलवार रात्रि को जन्म होने से तारीख तो बदल जाती है, 16 तारीख की जगह 17 आ गई और 2:15 का समय आ गया, लेकिन वार जो है वो जो दिन में था वही वार रहेगा, इसलिए हमने यहाँ मंगलवार लिखा है। आप अपनी मोबाइल में एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हो उससे आप जन्म कुंडली बनाकर देख सकते हैं और निकाल के अपने सामने रख लीजिए। और फलित हम जो निकालते हैं बताते हैं वो आप देखते जाइए तो आपको ज्यादा समझ में आता है। तो ये तीनों चीज हो गया। अभी हम आपको यहाँ बताते हैं, आप देख लीजिए। तिथि है चतुर्थी शुक्ल पक्ष, वार है मंगलवार और नक्षत्र है मूल और योग है धृति और करण है वणिज। ठीक है, तो ये पूरा विवरण आ गया। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ज्यादातर जन्म कुंडली दिखाने वाले जो है या YouTube से या किसी और चीज से थोड़ा कुछ पढ़ करके कुंडली निकाल के देखने वाले लोग क्या करते हैं, सीधा ये जन्म कुंडली पे आ जाते हैं और यहीं से चालू हो जाते हैं और ये सब चीजें नहीं देखते हैं। तो कुछ चीजें हम लिख के रखी है आपको समझाने के लिए। तो आप देखिए, इनकी तिथि है 4 शुक्ल पक्ष। जब भी चंद्रमा सूर्य के पास जाता है तो अस्त हो जाता है और अमावस्या हो जाती है। तो यहाँ पे चंद्रमा सूर्य से एक घर आगे है, तो यहाँ पर चतुर्थी तिथि पड़ रही है। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र इनको शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन चंद्रमा जब अमावस्या के आजू बाजू का होता है तो चंद्रमा पाप ग्रह माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रमा जो है चतुर्थी तिथि का है, शुक्ल पक्ष का, लेकिन अभी जो चंद्रमा है अमावस्या से बाहर निकला ही है। और एक हम आपको बता देते हैं, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है। तो यहाँ इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह है। वार पे आ जाते हैं। वार है मंगलवार, इसको तीक्ष्ण बोला गया है। ये मंगल जो है वो उग्र ग्रह है, तो वार मंगलवार है, इसका प्रभाव जातक के ऊपर अवश्य पड़ेगा। नक्षत्र है मूल। अब आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे तो ये आपको समझ में, मूल नक्षत्र की शांति करने का बताया गया है। तो लेकिन उसमें भी अलग अलग चरण के अलग अलग फल होते हैं। यहाँ देखिए, नक्षत्र मूल है, चरण 4 है। तो चौथा चरण में जो जातक मूल नक्षत्र में उत्पन्न होता है, अगर पहले दूसरे तीसरे में हुआ तो खराब होता है, माता के लिए पिता के लिए ऐसे अलग अलग होता है।
तो हम देखेंगे चौथे चरण में क्या है, तो चौथा चरण शुभ माना गया है। तो यहाँ मूल नक्षत्र की शांति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग जो है द्रुति है, करण वणिज है। और दूसरी चीज हम देख लेते हैं, तो क्या क्या दोष आते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब आ जाए जन्म कुंडली के ऊपर। जन्म कुंडली का जो ये प्रथम ये जो स्थान है इसको लग्न कहते हैं, यही प्रथम स्थान है। यहाँ चाहे गिनती कोई भी लिखी हो, यहाँ अभी 5 लिखा है लेकिन हम इसको एक ही मानेंगे। 5 मतलब 5वीं राशि है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 12 राशि में पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क और 5वीं सिंह पड़ती है। तो इस प्रकार इसका जातक का जन्म है वो सिंह लग्न में हुआ है। तो ये एक पहला घर हो गया। फिर कोई भी कुंडली आप देखें तो ये घर पहला ही माना जाएगा, यहाँ चाहे कोई भी गिनती लिखी हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हम मानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम स्थान लग्न है, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए जन्म कुंडली की देखने के लिए। जन्म लग्न क्या है, तो सिंह है। सिंह का स्वामी कौन है, सूर्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम आगे आप बता चुके हैं आपको, अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा क्योंकि हम आगे बता चुके हैं। सिंह का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है भाई, तो सूर्य चौथे घर में बैठा है। यहाँ हमने उसकी डिग्री भी लिखी है, तो डिग्री है 0 0। वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की गिनती में चौथे भाव में सूर्य 0 0 डिग्री पे बैठा है। जन्म कुंडली का लग्न का स्वामी जो है वो सूर्य है। लग्न माने शरीर, चंद्रमा ने मन, सूर्य यानी आत्मा। तो जो भी प्रभाव पड़ेगा वो जातक के शरीर पर ही पड़ेगा और इसीलिए जन्म लग्न को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब देखिए जातक के बारे में हम आपको बताते हैं। जन्म लग्न का स्वामी सूर्य है, 0 0 डिग्री पे पड़ा है, यानी 0 0 डिग्री का मतलब क्या है भाई, इस घर में ना है ना उस घर में है, ये ना यहाँ है ना यहाँ है, या बीच में है, यहाँ संधि में है। 0 0 का मतलब है कि ये संधि में पड़ा है ग्रह। तो ये ग्रह जो है वो फल देता नहीं है। जो 0 0 डिग्री का ग्रह होता है वो फल नहीं देता। हाँ, एक बात और समझने लायक है इसमें, 0 0 डिग्री का मतलब ये है कि वृश्चिक राशि में 0 0 डिग्री पे है, लेकिन अगर भव चक्र में देखोगे तब तो 0 0 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 360 तक अंश आते हैं। उसमें बीच में वृश्चिक राशि पड़ती है तो वहां अंश बदल जाएगा। राशि के हिसाब से देखो तो ये 0 0 डिग्री पर है, यानी जन्म लग्न का स्वामी जो है वो सूर्य है और चतुर्थ भाव में पड़ा है, 0 0 डिग्री पे पड़ा है, यानी ये सूर्य इनको फलकारी नहीं है। तो दूसरी बात, सूर्य जो है वो चौथे घर में आ रहा है, मंगल चौथे घर में आ चुका है, वहां पे राहु ही पड़ा है और पीछे के घर में गुरु शुक्र बुध बैठे हैं और आगे चंद्रमा है। तो इसे देखने पर हम देखते हैं तो सूर्य से ज्यादा नजदीक मंगल और राहु में से देखिए तो राहु पड़ रहा है। तो इससे यहाँ एक प्रकार का ग्रहण दोष लग जाता है और मातु स्थान में पड़ा है। अतः इसका कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है, इसका कारक सूर्य है। क्या फल कहेंगे हम, फल ये कहेंगे कि सूर्य के खराब होने से इनके घर में कलह होगा। माता और पिता दोनों ही कलह करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है और मंगल पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह है।
तो इतने जिस स्थान में पाप ग्रह ज्यादा बैठे हो उस स्थान में वो हानि करते हैं। चौथा स्थान घर का है, माता का है, यानी इसके इनके गृह में कलह होगा, अशांति होगी। तो इस प्रकार का फल हम कह सकते हैं। अभी दूसरी एक चीज हम आपको ये बता देते हैं कि 00 डिग्री मतलब वो संक्रांति में जा रहा है, राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में जाता है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा मकर संक्रांति, तो यहाँ अभी धनु संक्रांति बढ़ रही है। संक्रांति में जन्मे लोगों को शांति करानी चाहिए संक्रांति की। दूसरा, इनकी कुंडली में क्या दोष है भाई? सूर्य के राहु के साथ में होने से सूर्य ग्रहण नामक दोष बनता है, इनकी भी शांति करनी चाहिए। चलिए, एक बात हो गई। अब दूसरे घर पे आते हैं। दूसरे घर का स्वामी बुध है, 6 नंबर लिखा है, इसका स्वामी है बुध। कहाँ बैठा है? तुला राशि में, तीसरे भाव में बुध 12 डिग्री का बैठा है। किस किस घर का स्वामी है भाई? तो एकादश और धन 2 स्थान का स्वामी है। अब जन्म कुंडली में दूसरा और 7वां स्थान जो है उसको मार्ग स्थान कहते हैं, यानी ये ग्रह आपको फायदा देने वाले होते नहीं है। और ऊपर से त्रिक भाव, तीसरा जो भाव है उसमें वो बुध बैठा है, तो क्या होगा? धन से संबंधित समस्या होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वामी है धन स्थान का, वो स्वामी मार्ग भी है और त्रिक भाव में बैठा है, अतः इनको धन से संबंधित समस्या रहेगी। और इनकी वाणी में गुरु शुक्र का प्रभाव आएगा। तो गुरु शुक्र का प्रभाव आने का मतलब क्या है? इनकी वाणी में गुरु का ज्ञान भी होगा, इनकी वाणी में शुक्र को कवि कहते हैं और बुध व्यंग्यात्मक भाषा करता है, इसलिए ये व्यंग्यात्मक भाषा भी करेंगे। इनकी भाषा ऐसी होगी जिससे दूसरे को आनंद आए। और तीसरे भाव पे आ जाते हैं, उसका स्वामी शुक्र है। तुला राशि में शुक्र अपनी ही स्व राशि में बैठा है और 10वें और तीसरे भाव का स्वामी है और वहां 10वें भाव में केतु बैठा है। तो इनको कर्म क्षेत्र में पराक्रम अधिक करना होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो पराक्रम का भी स्वामी है और वो पराक्रम स्थान में बैठा है, अतः इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव में, तो वृश्चिक राशि है, 8 और 1 का स्वामी होता है मंगल, और जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो वो ग्रह अच्छा माना जाता है। तो ये मंगल जो है इनके भाग्य स्थान का स्वामी होकर के वृश्चिक यानी अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इससे क्या होगा कि इनका भाग्य जो है इनको साथ देगा, अच्छा देगा। लेकिन कुछ प्रभाव इसमें बैठे वाले जो ग्रह है और यहाँ बैठा जो केतु है उनका भी उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो भी होगा। मिश्रित फल कह सकते हैं हम इसको, ज्यादा अच्छा नहीं मान सकते, ठीक है। और भी आगे, अभी तो मैं सामान्य बता रहा हूँ, इसके आगे और भी बताऊंगा। 5वें पे आ जाओ। 5वें में धनु राशि, धनु और मीन 9, 10, 11, 12, यानी ये भी त्रिकोण
और अष्टम का स्वामी है गुरु और वो बैठा है त्रिक भाव में। यहाँ बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा जो है इनके 12वें भाव का स्वामी होकर के आपने देखा चतुर्थी यानी निर्बल होकर के 5वें भाव में बैठा है। 5 12वें 6 8 12वें स्थान का स्वामी जहां भी बैठेगा उस स्थान में हानि करेगा। 12वें स्थान का स्वामी यदि 5वें भाव में पड़ा है, सौम्य ग्रह है तो अच्छा फल करता है। चंद्रमा अच्छा वैसे माना जाता है, लेकिन इस कुंडली में अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निर्बली होकर के 12 भाव का स्वामी होकर के 5म भाव में बैठा है, इसलिए इनको विद्या, संतान, इनसे संबंधित समस्या होगी। और इस भाव का जो स्वामी है गुरु है वह त्रिक भाव में पड़ा गया है, तो इससे भी इस स्थान में खराबी आती है। 6ठा भाव का स्वामी अच्छा नहीं माना जाता है। तो शनि देखिए, एक तो 6 और 7 मार्क भाव है 7वां और उसी में शनि बैठा है, तो 10 11 यानी 6ठा और 7वें भाव का स्वामी होकर के अपने ही राशि में बैठा है। तो क्या करेगा शनि भाई? यहाँ शनि मंद ग्रह है, लंगड़ा है, इसको चलने में समस्या है, ये देरी से पहुंचता है। जहां बैठा है उसका फल देरी से देगा। कहाँ बैठा है? विवाह स्थान में, इसको विवाह स्थान कहते हैं। तो विवाह स्थान में बैठा शनि विलंब से शादी करवाता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि इस जातक से उनकी पत्नी उम्र में बड़ी होगी, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं हुआ तो विलंब से तो होगा ही होगा। ठीक है। अष्टम का स्वामी गुरु है, इसका हम गुरु अष्टम का स्वामी होकर के तीसरे भाव में शत्रु राशि में बैठा है। 8वें स्थान का स्वामी जहां पड़ेगा वहां हानि करेगा। ऊपर से शत्रु राशि में बैठा है। यहाँ इसका मतलब हुआ ये भ्रातृ स्थान है, छोटे भाई बहन का स्थान है, मित्र का स्थान है। इनसे इनको लाभ होगा नहीं, क्योंकि ये 8वें का स्थान और पंचम का भी है। एक और बात है, हम ये भी नहीं कर सकते कि ये 100% होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब त्रिकोण का भी स्वामी हो रहा है तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए गुरु शत्रु राशि में होने का के कारण उसको जो है छोटे भाई बहन और मित्र का साथ सहकार कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। उसके बाद 9वें भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। भाग्य का साथ देगा कौन? मंगल। तो इनको क्या करना चाहिए भाई? इनको मंगल से संबंधित उपासना करनी चाहिए। मंगल जो है जैसे गणपति जी हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, इनसे देवी चंडी, स्कंद महाराज, तो इनके द्वारा इनकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। दूसरा, मंगल को भाई भी कहा गया है, तो भाई से भी इनकी भाग्य में वृद्धि हो सकती है। 10वां भाव कर्म का है। कर्म माने नौकरी नहीं है, नौकरी यहाँ है। 6ठे स्थान जो है वो सेवा नौकर चाकर का ग्रह है। तो इससे इंसान के कर्म कैसे होंगे ये देख सकते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ज्योतिषी जो कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य कैसा रहेगा, नहीं तो 10वें भाव से देखते हैं। हम नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? उस समय में कर्म का मतलब यही होता था कि आदमी का कर्म कैसे होगा, यह नहीं कि वो नौकरी क्या करेगा, व्यवसाय क्या करेगा। तो इसलिए इसका स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है अपने यहाँ अपनी ही राशि में बैठा है, त्रिक भाव में है, केंद्र का स्वामी है। तो शुक्र से संबंधित कर्म ये करेगा। इसका मतलब क्या है? शुक्र कैसा है वैसा काम होगा। शुक्र कैसा है भाई? भोग विलासी है, तो शुक्र इनको भोग विलास प्रवृत्ति प्रदान करेगा। ये वह कर्म करेंगे जिसमें भोग विलास आता हो।
इनको ये सब शुक्र से संबंधित चीजें अच्छी लगती है। यानी इनके कर्म कैसे हुए, तो इनके कर्म है शुक्र की जैसे। शुक्र कैसा है तो आप जान ही रहे हैं, शुक्र कवि है, शुक्र मंत्र गिनाता है और शुक्र भोग विलासी है, तो ये भी सब कुछ है। शुक्र लक्ष्मी भी है, तो ये ऐसे काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ स्थान में कौन बैठा है तो केतु। तो जिस स्थान में राहु केतु पढ़ते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। हाँ, इनकी कोई उच्च और नीच राशि नहीं होती है। विद्वानों के मत के अनुसार लोग जो है इनको केतु में को वृषभ राशि में नीच का मानते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इनके कर्म में चतुराई होगी, चतुराई होगी। क्यों होगी भाई, केतु जो है आध्यात्मिकता भी होगी और इससे संबंधित केतु मोक्षदाता भी है, केतु आध्यात्मिक भी है, तो ये से संबंधित भी इनके कर्म हो गए। यानी ये आदमी आध्यात्म में भी रुचि रखता होगा, आध्यात्म से संबंधित कर्म भी करता होगा। क्या करता है हम बाद में बताएंगे, अभी तो हम आपको खाली सिखा रहे हैं। 11वां स्थान लाभ का है, उसका स्वामी बुध है और धन का भी स्वामी बुध है, त्रिक भाव में पड़ा है। तो इनको लाभ जो है वो कैसे होगा भाई, पराक्रम करने से, मेहनत करने पर ही लाभ होगा, ऐसे ही लाभ नहीं होगा। अगर ऐसे ही लाभ होता तो बुध कहीं अच्छे घर में बैठा होता, तब इनको ऐसे ही लाभ मिलता। 12वें स्थान हमने बता दिया, चंद्रमा जिस स्थान में बैठा है उसका हानि करता है, तो ये हो गया। दूसरी बात, अब हम बताते हैं ग्रहों की दृष्टि। सूर्य चंद्र इनकी 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, बुध की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, शुक्र की 7वीं, शनि की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की दृष्टियां विद्वान मानते हैं गुरु की तरह, कुछ नहीं भी मानते हैं। अभी हम राहु केतु को यहाँ इग्नोर करेंगे। अभी देखिए सबकी दृष्टि के अनुसार सूर्य यहाँ बैठा है, 0 डिग्री का है, यहाँ दृष्टि डालेगा नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, 0 डिग्री पे बैठा है, अतः दृष्टि इनकी यहाँ पड़ेगी। हाँ, दृष्टि का भी ये सिद्धांत है, दृष्टि को सूर्य आदि जो ग्रह है उनका दीप्त अंश होता है, हम आगे आपको बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में, स्पेशल उसी के बारे में वर्णन करेंगे किसका कितना दीप्त अंश होता है। यानी दीप्त अंश वो है जैसे अलग अलग बैटरी होती है, उनको आप चालू करते हैं तो उनका एक चक्र बनता है और उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कहाँ तक रोशनी डाल सकता है और उनका जो व्यास है रोशनी डालने का वो कितना है, इसी को दीप्तांश कहते हैं। अब सूर्य आ गया, चंद्र को ले लेते हैं। चंद्रमा यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 इस घर को दृष्टि करेगा। 12वें स्थान का स्वामी है, पंचम में बैठा है, एकादश स्थान में दृष्टि करेगा। क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। पाप ग्रह है, यहाँ अपने बुध को बुध और चंद्र एक, ये जो है बुध उसका पुत्र है लेकिन बुध उसका शत्रु है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फायदा करने वाला है नहीं। मंगल को ले लीजिए, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ेगी। मंगल लग्ने सवे पाताले जामित्रे चकुजे अष्टमो भवति कन्या भर्गो विनाशाय करके एक श्लोक है। मंगल दोष, अगर मंगल जन्म कुंडली में पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में, द्वादश के स्थान में बैठा हो तो मंगल दोष लगता है। तो इस कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा है, अतः ये जातक मांगलिक है। दूसरी बात, यहां से बैठ करके
जो मंगल है यहीं पे यहाँ दृष्टि डाल रहा है, ये मंगल दोष का जो निर्माण है इसी पे ऊपर निर्भर है कि जहां बैठा है वहां से दृष्टि सप्तम स्थान में करता है, इसलिए मंगल दोष होता है। दूसरी बात, यहाँ बैठा है शनि, यह भी पाप ग्रह है, अच्छा नहीं माना जाता है। विवाह स्थान में बैठा है, मारक बनता है, छठे स्थान का भी स्वामी है, सातवें का भी स्वामी है, स्व राशि में बैठा है, विवाह कराएगा लेकिन लेट कराएगा। और इसी विवाह स्थान दूषित भी होता है पाप ग्रह होने से, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने से भी दूषित होता है। तो इसका मतलब इनका दाम्पत्य जीवन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है। यहाँ पे कर्म स्थान में वृषभ राशि है, अपने मित्र की राशि में पड़ रही है, लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा, कर्म क्षेत्र में फायदा देगा। फिर 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, बुध की राशि है, एकादश स्थान है, यहाँ भी मंगल लाभकारी है, मंगल की दृष्टि लाभकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध 1 2 3 4 5 6 7 बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। वैसे ही जो बुध है पहले से ही जो खराब भाव में बैठा है, यहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो बुध भी भाग्य स्थान को बाधित कर रहा है। बुध के बाद जाते हैं गुरु पे। गुरु भी यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है। गुरु विवाह कारक है, अच्छा विवाह होगा। जैसे हमने आगे कहा था, कुछ ऐसे ग्रह योग हो जाने से विवाह नहीं भी होता है। तो यहाँ एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और त्रिकोण का स्वामी बनता है गुरु इनका, और शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। विवाह का कारक गुरु है, इसलिए इनका विवाह होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये भाग्य के लिए अच्छा है। 8 और 9 तो ये भी अच्छा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कौन कौन ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं, फलकारी है, कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र 1 2 3 4 5 6 7 लाभ स्थान में दृष्टि कर रहा है। शुक्र इनकी कुंडली में त्रिक भाव कर्म भाव का स्वामी होता है, यानी एक केंद्र का स्वामी होने से अच्छा हो जाता है। भाग्य स्थान में मंगल की राशि है, उसको अपना मित्र मानता है, वहां दृष्टि डाल रहा है। शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान पे अच्छी है। तो ये सब छानना होता है। देखिए एक किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे ये 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो और तीनों ही शुभ ग्रह है, इनके भाग्य में पड़ रही है। या लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? पराक्रम स्थान में बैठे हैं, माने भाग्य इनको सीधे तरीके से कुछ देने वाला नहीं है। इनको कर्म तो करना ही पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, तभी इनको यहाँ भाग्य का फायदा मिलेगा। हाँ, इसके बाद आ गए हम शुक्र के बाद शनि। शनि यहाँ बैठा है विवाह स्थान में, इसकी दृष्टि 1 2 3 यहाँ पड़ रही है, तो बाधित करेगा भाग्य को, यानी शनि इनके भाग्य में बाधा कारक है। इसके बाद 4 5 6 7 लग्न पे पड़ेगी, शरीर के लिए भी नुकसानदायी होता है, और वैसे भी सूर्य का शत्रु है शनि, तो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके बाद 8 9 10 यहाँ पड़ रही है, वृश्चिक राशि में चतुर्थ स्थान में पड़ रही है, पाप ग्रह है, वैसे ही पाप ग्रह बैठे हैं। पाप ग्रह की दृष्टि चतुर्थ स्थान में पड़ने से घर में कलह होता है, घर से संबंधित समस्याएं बनी रहती है। इनकी माता को भी शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहेगी, और जब शनि इनको प्रभाव देगा दशा महादशा अंतरदशा गोचर में, तब समस्या दीर्घकालिक होगी इनकी माता को। तो इसके बाद राहु और केतु, राहु बैठा है चतुर्थ स्थान में, और ये यानी माता के स्थान में राहु बैठा है। फिर से दूसरा पॉइंट देखिए, माता को समस्या होगी, भूमि वाहन मकान आदि में समस्या बनेगी। केतु बैठा है यहाँ कर्म स्थान में, केतु जो है इनके कर्म स्थान को दूषित करेगा और कर्म अच्छे नहीं रहने देगा, कुछ न कुछ समस्याएं पैदा करेगा। इनको कामकाज में भी समस्याएं पैदा करता रहेगा, और काम को बार बार छुड़वाता रहेगा, यानी एक बार जो काम किया उसको छुड़ा देंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, ये कराता है केतु। तो अब ये सब बातें हो गई। अब कुछ दोषों के ऊपर बात करते हैं।
इस कुंडली में कितने दोष हैं? तो एक दोष संक्रांति 00 डिग्री पे धनु राशि में आ रहा है, तो संक्रांति का एक दोष लगा है जन्म कुंडली में। सूर्य ग्रहण का दोष लगता है क्योंकि सूर्य राहु के साथ में एक ही भाव में है, भले 00 डिग्री पे है, 9 अंश का अंतर है, कम प्रभाव पड़ेगा लेकिन प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल दोष है, मंगल दोष है हमने बता दिया। मंगल यहाँ चतुर्थ स्थान में बैठा है, सप्तम स्थान में दृष्टि कर रहा है, मंगल का दोष है। मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र में जन्मे जातक को शांति करानी पड़ती है, इनको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमने कहा आपको चतुर्थ चरण में है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव हो गया। तो मूल नक्षत्र इनको समस्या पैदा करने वाला नहीं है, लेकिन ये 3 चीज जो है इनको समस्या पैदा करने वाली है। संक्रांति की शांति करानी चाहिए, सूर्य ग्रहण की शांति करानी चाहिए और मंगल दोष की शांति करानी चाहिए। इतना करना चाहिए। भाग्य के लिए क्या अच्छा है? तो कि मंगल ग्रह अच्छा है, मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। एक और चीज, उपाय क्या करने चाहिए? तो जो ग्रह हमें समस्या पैदा कर रहे हैं उनसे संबंधित हमें दान करना चाहिए, उनके वार में, उनकी होरा में, इससे शांति होती है। बृहत पराशर होरा शास्त्र नाम के ग्रंथ से ही बता रहा हूँ, इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ। बहुत से लोग आजकल जो ज्योतिषी बड़े बड़े बने बैठे हैं वो शांति करने की बात नहीं करते हैं, ग्रहों की पूजा करने की, जबकि ऋषियों ने ग्रहों की शांति का उल्लेख किया है। और ग्रह शांति के जगह पे ये लोग कुछ और ही आपको उपाय बता देते हैं, आप ऐसे करिए वैसे करिए, टोना है टोटका है। तो इनसे फायदा होता है, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं फायदा होता है, लेकिन जितना इनसे होता है उतना कभी नहीं होगा। तो मूल रूप से आप जन्म कुंडली को समझ गए। जन्म कुंडली में क्या क्या अच्छा होता है, क्या नहीं होता है। पहले स्थान, 5वां और 9वां स्थान जो है वो जन्म कुंडली में अच्छा माना जाता है। इनके संबंधित ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए। इनके ऊपर भी एक विशेष वीडियो बनाएंगे, किसका रत्न धारण करना चाहिए, किनको किसका नहीं करना चाहिए। तो इनको भाग्य के लिए मंगल का रत्न धारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो ये इनके लिए फायदा है। शनि से संबंधित दान करना चाहिए, इनसे इनको जो है शनि से संबंधित जो विवाह में विलंब हो रहा है उसमें फायदा होता है। और विवाह कैसे होगा, कब होगा, इनके ऊपर भी विशेष वीडियो बनाएंगे। जिनका ये है उनको हम बता चुके हैं कि कब होना है, अभी नहीं हुआ है। महादशा आदि योग या भी फल कैसे निकालते हैं यह भी हम बताएंगे। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। अस्तु, जय सीताराम।